नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़, बीकानेर से। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के तीसरे काल अर्थात रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले कुछ वीडियो में रीतिकाल के कुछ अंशों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने रीति शब्द की व्युत्पत्ति, रीति काव्य की परिभाषा, रीतिकाल का उदय और अंत, रीतिकाल का प्रारंभ और समापन, रीतिकाल की समय सीमा और साथ ही रीतिकाल के नामकरण पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल के वर्गीकरण और साथ ही रीतिकाल के आचार्य कवियों की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के समस्त कवियों को 3 वर्गों में विभक्त किया था, और वो 3 वर्ग कौन से थे? प्रथम था रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि और तीसरा रीति मुक्त कवि। हमें इसे अच्छे से याद रखना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। अब सबसे पहले आते हैं रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि कौन से थे या किन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया? वे कवि जो काव्य के साथ साथ लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ का प्रणयन भी कर रहे थे, अर्थात ऐसे कवि जिन्होंने कविता लिखने के साथ साथ काव्य की रचना करने के साथ साथ लक्षण ग्रंथों की रचना भी की, अर्थात जिन्होंने दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखे, काव्य रचना भी की और साथ ही लक्षण ग्रंथ भी लिखे, वे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वे कवि जिन्हें रीति की बहुत अच्छी जानकारी थी और इसीलिए वो रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में चलते रहे और इसी प्रकार के ग्रंथों की रचना करते रहे। जो रीति से बंध कर चले वो रीतिबद्ध कवि थे। अब रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? तो उन नामों में हम कुछ नाम गिना सकते हैं, जैसे कि चिंतामणि, भिखारी दास, देव कवि, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, दूल्हे, गोप कवि, पद्माकर, मतीराम। इसके अतिरिक्त भी अनेक कवि हैं, किंतु सबका नाम लेना यहाँ संभव भी नहीं है और ना ही उचित होगा, अतः समझने के लिए इतना ही काफ़ी होगा। अब देखिए, चिंतामणि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है काव्य कुल कल्पतरु। काव्य कुल कल्पतरु चिंतामणि का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ में इन्होंने समस्त काव्यांगों का निरूपण किया है, अर्थात रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका भेद, गुण दोष आदि काव्यांगों का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। इसलिए ये एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, अर्थात सभी अंगों का निरूपण करने वाला ग्रंथ। भिखारी दास का काव्य निर्णय, देव कवि का शब्द रसायन, काव्य रसायन, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, ये जो 4 ग्रंथ हैं, इन चारों ही कवियों द्वारा लिखे गए ये चारों ही ग्रंथ सर्वांग निरूपक ग्रंथ कहे जाते हैं। जसवंत सिंह ने भाषाभूषण नामक ग्रंथ लिखा, दूल्हे कवि ने कवि कुल कंठाभरण, गोप कवि ने रामालंकार और रामचंद्राभरण नामक ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में काव्य के सभी अंगों का निरूपण न होकर केवल अलंकारों का विवेचन किया गया है, इसलिए ये अलंकार ग्रंथ हैं। पद्माकर का जगत विनोद और मतीराम द्वारा रचित रस राज श्रृंगार रस के ग्रंथ हैं। इनमें श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, श्रृंगार रस का विवेचन विस्तार से किया गया है। ये जितने भी कवि हैं जिनका नाम हमने अभी लिया है, ये सभी कवि रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किए गए विभाजन में रीतिबद्ध कवियों के बाद आते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि वे कवि थे जिन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, किंतु उन्हें रीति का पूरा ज्ञान था और इसी ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने सरस काव्य रचनाएं लिखी। रीति सिद्ध कवियों में आते हैं बिहारी दास जी, जो कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। रीति सिद्ध कवियों में दूसरे हैं वृंद कवि, पजनेस कवि, नृपशंभु।
ये सभी कवि रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं। और इन्होंने किसी भी प्रकार के रीति ग्रंथ की रचना तो नहीं की, किंतु अपनी रीति के ज्ञान का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया और अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया। तीसरे जो रीतिकाल के कवि हैं वो रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। ये वो कवि थे जो रीति से पूर्णतः मुक्त थे। इन्हें न तो रीति का ज्ञान था और इसीलिए ना ही इन्होंने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे। इन्होंने जो भी लिखा वो अपने हृदय की अनुभूतियों को सरस काव्य में प्रणीत करके ही लिखा, अर्थात इनके द्वारा रचित जो काव्य है वो इनके हृदय से, इनकी आत्मा से निकला हुआ काव्य है। इनकी स्वयं की भावनाएं हैं, इनके द्वारा स्वयं अनुभूत किया गया सत्य है, उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। वो किसी प्रकार की विद्वता सिद्ध करने के लिए नहीं लिखा गया। ये रीति से बिल्कुल ही मुक्त थे। इन्हें न तो रीति की जानकारी थी और इसीलिए ये किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथ भी नहीं लिख पाए। रीति मुक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध हैं घनानंद। इसके अतिरिक्त बोधा, आलम, ठाकुर आदि भी रीति काल के प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण या रीतिकाल का वर्गीकरण किया तो था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और उन्होंने रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग थे रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम आदि प्रसिद्ध कवि आते हैं। तो वहीं पर रीति सिद्ध कवियों में बिहारी, वृंद, पजनेस आदि कवि प्रसिद्ध हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर का नाम लिया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रीतिकाल के आचार्यों पर। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के आचार्यों पर बात करते हुए सबसे पहले तो आचार्यों की 3 कोटियां बताई हैं और उसके बाद बताया है कि जो रीतिकाल के आचार्य थे वो उन तीनों में से किस प्रकार के आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्यों के जो 3 भेद किए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य और तीसरा है कवि शिक्षक आचार्य। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उद्भावक आचार्य कौन थे, व्याख्याता आचार्य कौन थे और कवि शिक्षक आचार्य कौन थे या किसे कहते थे। उद्भावक आचार्य वे आचार्य जो किसी नवीन मत या मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं या करते थे, अर्थात वो आचार्य उद्भावक आचार्य कहलाते हैं जो कि किसी नवीन मत का प्रतिपादन करते हैं। मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला आचार्य ही उद्भावक आचार्य कहलाता है। जैसे कि देव कवि ने छल नामक संचारी भाव की मौलिक कल्पना की थी और तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति बताई थी। अर्थात हमारे हिंदी में 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं और देव ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का नवीन प्रतिपादन किया था, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार नहीं किया और छल को अवहित्था नामक पहले से ही अवस्थित संचारी भाव का अंग बता दिया। उनके अनुसार छल का समावेश तो अवहित्था नामक संचारी भाव में हो जाता है। तो ये इस प्रकार से कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है या किसी नए संचारी छल नामक संचारी भाव की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। केशवदास ने भी विवाद आदि 2 नए संचारी भावों की कल्पना की थी। तो इस प्रकार से वे आचार्य जो कोई नया मत या कोई मौलिक सिद्धांत रखते हैं, प्रतिपादित करते हैं, वे कहलाते हैं उद्भावक आचार्य। दूसरे प्रकार के जो आचार्य हैं वो है व्याख्याता आचार्य। ये वो आचार्य होते हैं जो पूर्व स्थापित या उद्भावक आचार्यों द्वारा स्थापित सिद्धांत या मत की व्याख्या करते हैं। पूर्व स्थापित सिद्धांत या मत की व्याख्या करने वाले आचार्य उद्भावक आचार्य कहलाते हैं, जैसे कि चिंतामणि, भिखारीदास आदि। और तीसरे थे कवि शिक्षक आचार्य। वे शिक्षक या वे आचार्य जो स्वरचित काव्य में काव्यशास्त्र की शिक्षा देते थे। स्वरचित काव्य में काव्यशास्त्र की शिक्षा देने वाले आचार्य कवि शिक्षक आचार्य कहलाते हैं। अर्थात जो ना तो कोई नवीन मत या मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और ना ही पूर्व में ही स्थापित किसी सिद्धांत या मत की व्याख्या करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के कार्य ना करके स्वरचित काव्य में ही, अपने द्वारा रचित काव्य में काव्यशास्त्र की शिक्षा जनता को देते हैं। तो इस प्रकार से 3 आचार्य हो गए। उद्भावक आचार्य जो कोई नया मत बनाते हैं, व्याख्याता आचार्य जो उस नवीन मत की व्याख्या करते हैं और कवि शिक्षक आचार्य जो कि अपने ही
भावों को अपने ही हाथों से खुद के ही द्वारा, खुद के विचारों के माध्यम से स्वरचित काव्य रचते हैं, उसी के द्वारा काव्य शास्त्र की शिक्षा देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के समस्त कवियों को कवि शिक्षकाचार्य ही माना है, क्योंकि ना तो रीतिकाल के कवियों ने कोई नवीन मत दिया, ना ही उन्होंने उस नवीन मत की व्याख्या की, बल्कि उन्होंने काव्य लिखा और उस काव्य के माध्यम से उन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा हमें दी है। तो इस प्रकार से रीतिकाल के जो कवि हैं, जो कवि आचार्य हैं, वो कवि शिक्षक आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।